हेलो एवरीवन, आज हम लेंगे चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स और ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हैं यही पूरी बॉडी को कंडक्ट करते हैं और सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज कंडक्टेड बाय म्यूचुअली कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इसके अंदर आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी एटम से बनी है। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, है ना। उसके बाद सेल, सिंगल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, या कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन का पूरा एक सिस्टम जो परफॉर्म करता है एक सिंगल जॉब, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं। सारे ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है आपके मुंह होता है, ग्रसिका मुंह होता है, ग्रसिका होती है, अमाशय, यकृत, पित्ताशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, है ना। ये सब मिलके एक काम करते हैं भोजन के पाचन का। उसी तरह रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय के अंदर विभिन्न अंग मिलकर के रक्त को परिसंचरित करते हैं, यानी रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन रक्त को ले जाने का पर्पस ये होता है कि रक्त के अंदर घुलित जल, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, ये सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उसी तरह श्वसन तंत्र है, उसी तरह मांसपेशीय है ना। उसी तरह तंत्रिका तंत्र है। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। ये बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपके इस चैप्टर में आएगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। खूब सारे तंत्र हैं, मानव के खूब सारे तंत्र है। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है ना। तो इनमें से और भी कई तंत्र हैं। इनमें से मेरा फेवरेट आज एक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हम लेंगे अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र लेने के पहले हम ये जानेंगे कि रक्त होता क्या है ना। तो रक्त क्या होता है? आपके शरीर में खून, जब चोट लगती है तो खून निकलता है ना। खून निकलता है तो रक्त होता क्या है? रक्त बनता किससे है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या होता है? संयोजी उत्तक। इसके विभिन्न कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक तरल संयोजी उत्तक है जो क्या करता है कि शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ और हमारे शरीर में हार्मोन्स, इन सब का परिवहन करता है एक अंग से दूसरे अंग, या कह सकते हैं एक उत्तक से दूसरे उत्तक। ये हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.4 होता है ना। तो थोड़ा सा क्षारीय का मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है। अल्कलाइन, हल्का सा बेसिक नहीं कह सकते, उसको अल्कलाइन कह सकते हैं। तो हल्का सा बेसिक होता है, उसका पीएच 7.4 होता है। तो हम ये देखते हैं कि हल्का क्षारीय तरल जिसका पीएच 7.4 होता है वो बनता किस चीज से है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। रक्त को परिवहन करने के आधार पे पूरे तंत्र को, पूरे जंतुओं के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। यानी कि परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दिस टॉपिक कि होता क्या है। नहीं तो मैं कह दूंगी इस तंत्र में कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है, आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के कौन कौन से हैं। ओके, तो हमारा परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का है, ओपन एंड क्लोज। हिंदी में लिख देती हूँ, ओपन को हिंदी में कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, क्लोज को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बंद और खुला किसे कहते हैं? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र वो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें तरल द्रव कोशिका, है ना, इस प्रकार के परिसंचरण में तरल द्रव कोशिका तथा उत्तकों के मध्य प्रवाहित होता है, अर्थात कह सकते हैं विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता, ये खुले में बहता है, उत्तकों के मध्य सीधे संपर्क में आता है ना। तो कह सकते हैं ये परिसंचरण तंत्र में तरल द्रव क्या होता है? कोशिका और उत्तकों के मध्य प्रवाहित होता है खुले में। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, परिसंचरण तंत्र 2 टाइप के, ओपन एंड क्लोज। ओपन को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, क्लोज को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हिंदी में लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो तरल होता है, तरल द्रव्य, वो कोशिका और उत्तकों के मध्य प्रवाहित होता है, यानी खुले में। उनको प्रवाहित करने के लिए कोई खास तरीके की वाहिनिकाएं नहीं होती हैं, कोई नली सदृश संरचनाएं नहीं होती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि बंद नलिकाओं में नहीं बहता, खुले में बहता है। खुला यानी कोशिका उत्तकों के मध्य बहता है, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में कह सकते हैं कि तरल बंद नलिकाओं में बहता है। किस में बहता है? तरल बंद नलिकाओं में बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है, इसमें बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, सीधे कोशिका और उत्तकों के संपर्क में आता है। तो ये 2 प्रकार के हैं। मानव परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। हमारे अंदर जो रक्त बहता है वो धमनी और सिराओं में बहता है। इंग्लिश में बता देती हूँ, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में द ब्लड फ्लो इन बिटवीन सेल एंड टिश्यूज, दे आर नॉट फ्लोइंग एंड कह सकते हैं अ क्लोज वेसल्स, बट इफ द फ्लूइड फ्लो इन अ क्लोज वेसल्स, दैट इज नॉन एज closed circulatory system. In open circulatory system, the fluid not flow in a closed vessels. Okay, तो इसे कहते हैं they are directly the fluid directly come in contact to tissues and cells. So these are open type and closed type in which the blood or we can say fluid flow in a closed vessels. Closed vessels में आपका आ जाएगा veins, arteries, है ना, कैपिलरीज, इनमें बहते हैं। तो ह्यूमन सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का है। तो ये हमारा 2 टाइप के परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। अब हम लेते हैं कि हमारे जो ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड किन से बनी है? तो रक्त का संगठन लेते हैं। रक्त का संगठन, ये कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हमारे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हमारा रक्त का संगठन या कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन यानी ब्लड किन से मिलके बना है? क्या है ब्लड? क्या है? देखिए, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिख देते हैं, ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक। तो पहला है तरल संयोजी उत्तक, है ना, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करता है। ओके, तो ब्लड का कंपोजिशन में ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, देखिए लिख देती हूं, ब्लड है जो, यानी रक्त हिंदी में जिसको कहते हैं, 2 पार्ट बना रखा है ना। ब्लड जो है एक फ्लूइड है, एक बहता श्यान तरल यानी बहता हुआ एक फ्लूइड है, और इसको इस संयोजी उत्तक कह सकते हैं, ब्लड कह सकते हैं या कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा, आई थिंक आपके 9th में भी ये था, प्लाज्मा। प्लाज्मा, और सेकंड है रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स। सेल्स भी कह सकते हैं और कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं।
रुधिर कणिकाएं। ओके, अच्छा, इन दोनों की क्या परसेंटेज क्या होगी, ब्लड के अंदर कितने भाग होंगे, है ना। हमारे बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर ब्लड होता है ना। ये एक तरल संयोजी ऊतक है और श्यान तरल है। श्यान तरल यानी बहता रहता है, इसमें गैस मिक्स होती हैं कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि तरल ब्लड जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स या कह सकते हैं रुधिर कणिकाएं। तो दोनों में किसका कितना प्रतिशत होगा ये जानना जरूरी है ना। तो रुधिर का जो 55% भाग है वो प्लाज्मा होता है। कितना प्रतिशत भाग? 55% भाग रक्त का प्लाज्मा बनाता है, पीछे 45% रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाएं भी कितनी होती हैं? 3 प्रकार की, ये आपको पता ही है। तो रक्त कणिकाएं पहले लिख देते हैं हम 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3? बहुत अच्छे से आपको पता है, ये छोटी क्लासेस से ही बढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी? RBC, हाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे। RBC, WBC और क्या होगा? पट्टिकाणु। पट्टिकाणु कह सकते हैं या कह सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। RBC रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स। RBC को हम और क्या कह सकते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु। WBC को कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेताणु। और ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु। तो इसको रक्ताणु, श्वेताणु और इसको क्या कहेंगे हम? इसको रुधिर पट्टिकाणु। ओके, अच्छा, इंग्लिश में लाल रुधिर कणिकाओं को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये है क्या? ब्लड प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स भी इसको कहते हैं। ओके, आगे इसके और टाइप्स हैं, बट स्टिल हम अभी बस यहीं तक पढ़ेंगे। ये है ब्लड का कॉम्पोजिशन, जिसमें हम थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा में क्या होता है? देखिए, ब्लड के अंदर आपने देखा होगा आमतौर पे आपको चोट लगती है। चोट लगने के बाद जब रक्त की रुधिर कणिकाएं थक के स्वरूप में जम जाती हैं तो थोड़ा सा पीले रंग का एक द्रव आता है ना। तो रुधिर में तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो हल्के पीले रंग का होता है और क्षारीय होता है। हल्के पीले रंग का और क्षारीय होता है। और इसमें 90% जल और 10% कार्बनिक, अकार्बनिक और कोलाइडल घुले हुए होते हैं। इंग्लिश में बता देती हूँ, रुधिर ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। और ये हल्का सा अल्कलाइन होता है, येलोइस कलर होता है, लाइट येलोइस कह सकते हैं, पेल येलो, है ना, क्रीमी कलर भी कह सकते हैं। एंड 90% इट हैव वाटर एंड 10% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसमें डिजॉल्व रहते हैं। ओके, तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रमुख कार्बनिक घटक हैं उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जो जो कार्बनिक अकार्बनिक मैं बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उनमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो 8% होते हैं, 7 to 8% कह सकते हैं। और जो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, है ना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो 0.9% होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनऑर्गेनिक में? सोडियम, है ना। तो इतना डिटेल हालांकि आपके 10th में नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिए कि ब्लड का कंपोजिशन प्लाज्मा और ब्लड सेल से होती है, RBC। बट ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। हम इसका डिटेल स्टडी बाद में करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में, इनकी लाइफ टाइम कितनी होती है। जैसे कि लाल रुधिर कणिकाओं की 120 दिन जिंदगी होती है, 120 दिन बाद ऑटोमेटिक बोन मैरो इसको नया बना देते हैं। इसमें इनके ब्लड सेल्स में पूछा जाता है कि ऐसी एक सेल का ह्यूमन में नाम बताइए जिनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। WBC में होता है केंद्रक और पट्टिकाणु में भी नहीं होता। तो ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे कि इनका क्या कार्य है, कितने दिन का होता है। अब हम ले रहे हैं अपना मुख्य ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। ओके,
उसके पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि रुधिर का कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो नेक्स्ट टॉपिक चलो ले ही लेते हैं, छोटा सा है, रुधिर का विभिन्न कार्य मानव शरीर। देखिए इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि रक्त के कोई भी 2 कार्य बताइए। तो देखिए सबसे पहला कार्य तो आपको पता ही है, आरबीसी वाला कार्य लिख दीजिएगा। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाई के परिवहन में इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। सबसे प्रमुख कार्य तो यही लिख दीजिए, वातावरण से कहाँ, ऊतकों के मध्य में विनिमय करता है। इंग्लिश में हो जाएगा एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सेकेंड हो जाएगा इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, यह पोषक तत्वों को विभिन्न ऊतकों तक या कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तीसरा कार्य डब्ल्यूबीसी का लिख दीजिएगा। ये क्या करता है, हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है, परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी, या कह सकते हैं हिंदी में प्रतिरक्षण का कार्य करता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। अच्छा, चौथा कार्य लिख दीजिएगा ब्लड प्लेटलेट्स का। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। जब शरीर में कोई चोट लग जाती है छोटी सी, तो रक्त की अत्यधिक मात्रा बाहर ना निकल सके शरीर से, तो उस रक्त को क्या करते हैं, जमा देते हैं। तो रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं, रक्त और वेस्ट होने से रोकते हैं रक्त को, है ना। तो इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड बाय कोगुलेटिंग द ब्लड। रक्त की हानि होने से रोकते हैं, कैसे, शरीर रक्त का थक्का जमा कर। 3 तो आपके पास यही फंक्शन हो गए। ताप का नियमन रख लीजिएगा, शरीर के अंदर पीएच का कंट्रोल करते हैं, पीएच का नियमन करते हैं, है ना, और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो 3 ये हो गए, 4 वो हो गए, तो आपके पास 6-7। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को यानी कि उत्सर्जी उत्पादों को भी शरीर से बाहर निकालते हैं। तो मैं वापस एक बार बता देती हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 3 तो आप इन तीनों के ही फंक्शन लिख दीजिएगा, आपके याद करने में आसानी होगी। आरबीसी के लिए पहला फंक्शन इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है, यानी हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड लिखिएगा डब्ल्यूबीसी से क्या लिखेंगे, परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करता है या शरीर को प्रतिरक्षी तंत्र प्रदान करता है। ब्लड प्लेटलेट्स में लिखिएगा अतिरिक्त रक्त को जब क्षतिग्रस्त हो जाती है ऊतक, तो शरीर से रक्त के प्रवाह को रोकती है, रक्त का थक्का जमा के, है ना। तो इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड बाय कोगुलेटिंग द ब्लड। तो 3 तो ये हो गए। चौथा आप लिख सकते हैं ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, ताप को नियंत्रित करती है। तीसरा कंट्रोल पीएच ऑफ द बॉडी, शरीर के पीएच को कंट्रोल करती है। चौथा लिख दीजिएगा ये पोषक तत्वों का परिवहन करती है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिटिव एलिमेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट लिख दीजिएगा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी से बाहर निकालती है वेस्ट प्रोडक्ट, तो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ये रक्त के कार्य हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैं अभी पढ़ा रही हूं इनमें से आपके बोर्ड में आता है, बंद और खुला परिसंचरण तंत्र भी आता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मानव में किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लड किस तरीके का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक। रक्त के 2 कार्य बताइए, आरबीसी का कार्य बताइए, डब्ल्यूबीसी का। हालांकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम अपना ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। ओके, चलिए हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले कि ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र है तो परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम इसको क्यों कहते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है, अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनता है ना। वेरियस जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, है ना। कोशिकाओं के मध्य गैस, पचे हुए भोजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ, इन सब चीजों का परिवहन करते हैं, जो मैंने अभी रक्त के कार्य में बताया।
तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ले जाते हैं, संयोजी ऊतक तो है ना। तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, परिसंचरण तो करना ही पड़ेगा, है ना। यह एक बंद तरीके का, मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मैंने आपको बताया वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है ना। तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसमें रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां सम्मिलित होती हैं। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जिस ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिटेल से आगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अपने कि क्या ब्लड ही सारे फंक्शन करता है और दूसरे सेल्स तक इनको लेके जाता है, इन सारी चीजों को। क्या ब्लड के अलावा भी कोई ऐसी फ्लूइड है? तो है, बिल्कुल है, लिम्फ। जिन जगह पे ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिन जगहों पे ब्लड नहीं पहुंच पाता वहां लिम्फ पहुंचता। अब आप कहेंगे कौन सी ऐसी जगह है? आपने बचपन में कभी सुई आपकी उंगली पे घुसोई है? सुई आपने घुसाई होगी, हल्की सी ऊपर की कोशिकाओं में घुसाई हुई, क्या रक्त निकलता है? और आप कहते हैं देखिए पिन आर पार हो गया, बट क्या उस वक्त रक्त बाहर निकलता है? नहीं निकलता है। तो जब वहां रक्त पहुंचा ही नहीं तो निकलेगा कहां से? यानी वहां रक्त वाहिनियां नहीं है। तो वहां उन जगहों को पोषक पदार्थ कौन पहुंचाता है? उत्सर्जी पदार्थ वहां से कौन लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है ना। लिम्फ के बारे में और डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। तो मैं बता दूं कि लिम्फ भी ऐसा है जो परिवहन का एक हिस्सा है। तो एक विशिष्ट तरीके का लसिका तंत्र होता है और लसिका तंत्र यह खुले प्रकार का होता है। बता दूं इसमें कोई विशिष्ट नलिकाएं नहीं होती, लसिका तंत्र खुले प्रकार का होता है। लेकिन रुधिर तंत्र बंद प्रकार का होता है मानवों में। ओके, तो अब हम लेते हैं, चूंकि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हृदय है, हमारे रक्त वाहिनियां हैं और हमारे क्या है, रक्त वाहिनियों के अलावा रक्त है। रक्त के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम हृदय के बारे में रह रहे हैं और हमारे रक्त वाहिनियों के बारे में बाद में लेंगे। तो हम पहले स्टडी कर रहे हैं हृदय, है ना। हृदय क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम हृदय की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। किसके? हृदय के, है ना। हृदय का मतलब हार्ट, हार्ट का बाह्य और आंतरिक संरचना। उसके लिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए सबसे दिक्कत आती है आपको चित्र बनाने में। आप पेन और पेंसिल मेरे साथ उठाइएगा और चित्र जैसे मैं बनाती हूं वैसे ही आप इसका चित्र बनाते जाइएगा। आप हृदय का बहुत अच्छा चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो हृदय का चित्र बनाते हैं सबसे पहले हम। तो रेडी हो जाए, पेन पेंसिल के साथ हम हृदय का चित्र बनाते हैं। बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, बड़े इजी तरीके से बन जाएगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे बाह्य और आंतरिक संरचना। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे से ट्रायंगुलर बेस स्टार्ट कर दीजिए। यहां से मोटा रखिएगा क्योंकि नीचे की जो निलय होती है यानी वेंट्रिकल वो थोड़ी मोटी होती है, उनकी भित्तियां। यहां से आप एक छोटा सा खास तरीके का छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये वॉल्व का काम करती हैं। वॉल्व यानी, और यहां से इसको लाके ऐसे जोड़ दीजिएगा। ये लगभग आपका हृदय तैयार हो गया। अब इसी को दोहरा दीजिए आप संरचना को। ये ऊपर का पतला बनाइएगा, नीचे का मोटा और ऊपर का आवरण पतला होगा, याद रखिएगा। आलेंद जो होती है यानी कि ऑरिकल पतली और वेंट्रिकुलर की भित्तियां मोटी होती हैं। ओके, अब आता है हमारे पास इसमें अब बना देते हैं फुफ्फुस धमनी। देखिए यहां से इस तरीके का लीजिएगा। चित्र बड़ा ही आसान होता है, हम उसको थोड़ा डेलिकेट करके हार्ड कर देते हैं। ये है फुफ्फुस धमनी। यहाँ से गोल इस तरीके का ले जाइएगा, यहाँ ले आइएगा और यहाँ से भी गोल ले जाइएगा। ऊपर नीचे ऐसे कर लीजिएगा, बाद में पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे तो इसको मिटा लेंगे। ये है ऑरोटा, जिसको कहते हैं हमारे हिंदी में महाधमनी। ओके, यहाँ से इस तरीके का लाइएगा नीचे की ओर। यहाँ से आप
3 डंडियां निकाल दीजिएगा। फुफ्फुस, सिरा, ये आपके हो गए चित्र। ओके, ये चित्र में आपके मैं लेबल कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। हार्डली चित्र अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो 30 सेकेंड, और आपको एग्ज़ाम में इसके लिए कम से कम मिलता है 3 से 5 मिनट। आराम से 3 से 4 मिनट में आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, ये है आलिंद, ये है आलिंद, जिसे कहते हैं ऑरिकल। हिंदी में पहले मैं लिख देती हूँ, इसे कहते हैं नीलाई, है ना। ये भी नीलाई, ये भी नीलाई, ये आलिंद, है ना। और अब आपके पास आता है, इसे क्या कहते हैं, एक ये और एक ये। चित्र याद रखिएगा, चित्र के लेबल का नंबर होता है। लेबलिंग बड़े ही अच्छे से करिएगा, लेबलिंग के बिना कुछ नहीं होता है। ये दोनों मिला के क्या होंगे, फुफ्फुस, फुफ्फुस, शिरा, जिसको कहते हैं पल्मनरी वीन्स, ठीक है। अब आता है ये और ये क्या है, दोनों, ये दोनों मिला के हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। ओके, ये क्या है, ये महाधमनी, जिसे ओर्टा कहते हैं, महाधमनी। चित्र साथ साथ में बनाइएगा, आराम से होगा। ये कहते हैं, इसे कहते हैं वेना कैवा, ये है महाशिरा, महाशिरा। ओके, तो देखिए, ये है दायां, ये है बायां, दायां और बायां, ये आप यहीं लिख देती हूँ मैं। चलिए, दायां, बायां, ये भी दायां बायां, ठीक है। तो चलिए, अब आराम से अपने सॉरी, इंग्लिश में मैं थोड़ा सा लेबल कर देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। कभी कभी इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो दोनों में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आराम से लिख देती हूँ। आलिंद को ऑरिकल भी कहते हैं और एट्रियम भी कहते हैं, एट्रियम। नीले को वेंट्रिकुलर कहते हैं, वेंट्रिकल। फुफ्फुस, सिरा, पल्मनरी वीन्स, पल्मनरी वीन्स। फुफ्फुस धमनी, पल्मनरी आर्टरीज। महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी को क्या कहेंगे हम, ऑरोटा, ठीक है, ऑर्टा, ऑर्टा। ओके, और महाशिरा इज नॉन एज वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा भी कह सकते हैं। ओके, इतना लेबल करिएगा, आपको एग्जाम में बड़े आराम से और अच्छे से नंबर मिलेगा। ये तीनों हैं आर्टरीज। क्या है, आर्टरीज। ये डिफरेंट वेरियस ऑर्गन को, ब्लड को लेके जाएंगी, प्योर ब्लड को लेके जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं आउटर और इनर स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपका डायग्राम अच्छे से नहीं है तो आप आंतरिक बाह्य संरचना और इसकी क्रियाविधि नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको पूछा जाए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र को एक्सप्लेन कीजिए, बड़े नंबर में आता है, ज्यादा नंबर में आता है, तो आप सबसे पहले लिखने का तरीका यही होता है कि बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, फिर चित्र बनाइए और फिर क्रियाविधि लिखिए। तो पहले हम बाह्य आंतरिक संरचना करेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ से वॉल्व अच्छे से बना देती हूँ क्योंकि ये वॉल्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ कौन सी वॉल्व उपस्थित होती है। वॉल्व का मतलब हमारे ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकने के लिए। एक बार इसमें आ जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। चलिए, तो अब हम लेते हैं बाह्य संरचना। ओके, बाह्य संरचना हम लेंगे हृदय की बाह्य संरचना।
बाह्य संरचना पहले हिंदी में बता दूं। देखिए, एक मांसल बंद मुट्ठी के आकार का त्रिकोणीय संरचना होगा कह सकते हैं, और खोखला होता है। तो कहेंगे मानव का हृदय मांसल खोखला बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये लाल रंग का एक अंग है और दोहरी झिल्ली का बना हुआ है, और दोहरी झिल्ली एक आवरण से ढका हुआ होता है। जिस दोहरी झिल्ली या जिस आवरण से ढका हुआ होता है उसे कहते हैं हृदय आवरण, और इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल भरा होता है, उस तरल को कहते हैं हृदय आवरण तरल, और यह इसका काम है बाहर से सुरक्षा देना, बाह्य आघातों से हृदय को सुरक्षा देना। तो ये होगा हमारा बाह्य संरचना। इंग्लिश में कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि हार्ट इज अ मस्कुलर होलो एंड क्लोज फिस्ट शेप रेड कलर ऑर्गन, है ना। क्या कह सकते हैं, ट्राइंगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ऑर्गन, रेडिश इन कलर, और इसके ये एक कवर का, इट इज इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन्स कवरिंग विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, एंड देयर इज अ फ्लूइड विच इज फिल्ड इन बिटवीन दीज पेरिकार्डियम फ्लूइड इज नॉन एज पेरिकार्डल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटर शॉक, बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। अब लेते हैं हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल यानी आंतरिक संरचना, अंदर। अच्छा देखिए, अंदर में सबसे पहले आपको मैं समझा देती हूँ, फिर मैं बोलूंगी। देखिए हिंदी में पहले दायां आलिंद, दायां आलिंद आलिंद ही है, और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, दो हो गया। तो हृदय अंदर से 4 कोष्ठकों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ऊपर के दोनों आलिंद और नीचे के दोनों निलय। निलय की भित्ति थोड़ी सी मोटी होती है आलिंद की भित्ति की तुलना में, आलिंद की भित्ति की तुलना में। अच्छा, आलिंद और निलय के बीच एक वॉल्व रहता है, मध्य एक कपाट होता है ना। इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक कपाट होता है। ये देखिए, ये भी कपाट, जैसे इसमें रक्त आएगा ये कपाट क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, है ना। और रक्त जब इसमें पूरी तरह भर जाएगा तो फिर ये कपाट खुल जाएगी और रक्त वहां से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसमें भी यही है, कपाट बंद हो जाएगा और जब रक्त भर जाएगा तो खुल जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो ये कपाट है, इन कपाटों का नाम है हमारे पास आलिंद और निलय। देखिए आलिंद निलय, आलिंद निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। ओके, तो दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य, दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य, इसे कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसे कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। यहां कौन सा वॉल्व होगा, बाइकस्पिड, और यहां ट्राइकस्पिड। हिंदी में कह सकते हैं इसे त्रिवलय कपाट। दाएं आलिंद और निलय के मध्य त्रिवलय कपाट होता है, जबकि बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य क्या होता है, द्विवलय कपाट। तो ये बहुत ध्यान से लिखिएगा, यहाँ द्विवलय कपाट होता है और यहाँ त्रिवलय कपाट होता है। त्रिवलय कपाट को ट्राइकस्पिड अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, और इसे अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। ओके, और इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड को, बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल भी कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। जब ये खुलती हैं और बंद होती हैं तभी आवाज आता है लब डब की, सिस्टोल और डायस्टोल से, है ना। एक बार दबती हैं और एक बार खुलती हैं, लब डब की आवाज आती है। संकुचन और शिथिलन से, संकुचन और शिथिलन से। शिथिलन में रक्त भर जाएगा, संकुचन से रक्त नीचे चला जाएगा। तो लब डब की आवाज आती है इनके बंद होने से और खुलने से। तो ये भी आप याद रखेंगे, लब डब की आवाज इनमें संकुचन और शिथिलन से ही, इनकी पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आता है। लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन से आता है। लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन से आता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से आता है।
कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कह सकते हैं, या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से आता है। ओके, तो चलिए ये मैंने चित्र के जरिए आपको समझा दिया। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में क्या लिखेंगे? आंतरिक संरचना में लिखेंगे 2 आलिंद और हृदय 4 कोष्ठकों का 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद, 2 ऑट्रियम और 2 निलय, 2 वेंट्रिकल होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन द ऑट्रियम, यानी कि निलय की भित्तियां आलिंद की भित्तियों से मोटी होती हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में जो कपाट होता है उसको कहते हैं त्रिवलय कपाट, और बायां आलिंद बाएं निलय के बीच जो होती है उसे कहते हैं द्विवलय कपाट। इंग्लिश में राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के in between them the valve which is present is known as tricuspid valve, and left atrium and left ventricle के बीच जो valve होती है that is known as bicuspid valve. Okay, तो ये हो गया आपके internal structure. Now we are going on its working. देखिए फिर से कह रही हूं, इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर, अगर आपको इसका डायग्राम अच्छे से नहीं पता है, डायग्राम के पार्ट्स नहीं पता है, डायग्राम के लेबलिंग नहीं पता है, तो आप वर्किंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक इजी वे से वर्किंग समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन उस वर्किंग को जो मैं समझाऊं, उस वर्किंग को आप कॉपी में लिखिएगा और उसको डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा नंबर का, सबसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस है जिसमें से आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना वर्किंग क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि लेते हैं, यानी वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हम लेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। चलिए, वर्किंग ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम 4 चैम्बर का हार्ट एक इजी वे से 4 बॉक्सेस बना देते हैं और लिख देते हैं। ये सपोज मान लीजिए ये 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। आपके पास राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, अब यहां से नीचे हम ऊपर बना देते हैं लंग्स, यानी कि फुफ्फुस, और नीचे बना देते हैं शरीर के विभिन्न अंग, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट, या कह सकते हैं ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर के विभिन्न अंग। चलिए इनको थोड़ा सा बीच में रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं ले रही हूँ आपके ब्लू और रेड पेन। ब्लू और रेड पेन से आपको एक चीज याद हो जाएगा कि कहाँ प्योर ब्लड, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, कहाँ शुद्ध रक्त और कहाँ अशुद्ध रक्त जा रहा है, इसका आपको बड़ा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं 2 कलर ले रही हूं, दोनों कलर से आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। सबसे पहला अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से कहां जाएगा? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से कहां जाएगा? राइट आर्ट्रियम में क्या है? राइट आर्ट्रियम से वाल्व के जरिए कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? फुफ्फुस की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे ध्यान से देखिएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फुफ्फुस ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ऑक्सीजन दे दिया। तो यहां मैं लिख लेती हूं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। ऑक्सीजन ले लेता है, रुधिर जो रुधिर वहनियां होती हैं वो ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस को, लंग्स को दे देती हैं। तो रक्त क्या हो जाता है? प्यूरिफाई नहीं कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड कहेंगे। ऑक्सीजनेटेड इज अ गुड वर्ड, सही वर्ड है इस्तेमाल करने के लिए। अब वो ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? फिर विभिन्न शरीर के अंगों तक।
है ना। फिर से बता देती हूं, एक बार देख लीजिए। शरीर के विभिन्न अंगों, अब पहले मैं एक बार लिख देती हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहां कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड और यहां ऑक्सीजन युक्त ब्लड। विभिन्न अंगों से डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहां ले जाया जाएगा? दाएं आलिन से दाएं निलय, बीच में इनके कपाट है, आपको पता है त्रिवलय कपाट से होता हुआ दाएं आलिंद में निलय में आ जाएगा। दाएं निलय से फुफ्फुस क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कर एक्सचेंज कर लेगी, है ना, आदान विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन। विसरण विधि द्वारा इन दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगी? बाएं आलिंद से बाएं निलय को और बाएं निलय से विभिन्न शरीरों को क्या हो जाएंगे? विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये तो हुआ सामान्य क्रियाविधि, लेकिन इन क्रियाविधि में कुछ रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स काम करती है। अब मैं उनका नाम लेने जा रही हूं और फिर उनके नाम के साथ हम एक बार वापस से इसको दोहराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर के विभिन्न अंगों से कौन लेता है? वीन्स। वीन्स का मतलब शिराएं लेती हैं। और किसको देती हैं? वेना केवा को। वेना केवा यानी महाशिरा से कहां को जाता है? दायां आलिंद से त्रिवलय कपाट से होता हुआ दायां निलय से कहां जाएगा? ये वापस लिया जाएगा फुफ्फुस। अब देखिए, यहां शिरा नहीं काम आएगा, यहां फुफ्फुस धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी को इंग्लिश में कहते हैं पल्मनरी, मैं फुल नहीं लिख रही हूं, पल्मनरी आर्टरी के द्वारा कहां चला जाएगा? फेफड़ों तक। और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा विसरण विधि द्वारा, है ना, आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा हो जाएगा। फिर यहां से रक्त क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाएगा तो ऑक्सीजन उसमें आ जाएगा। अब वो रक्त कौन लेके जाएगा? तो देखिए, अब यहां से वापस लेते हैं हम, हिंदी में कहेंगे इसको फुफ्फुस शिरा और इंग्लिश में कहेंगे पल्मनरी वीन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं पी, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे। पल्मनरी वीन कहां ले जाएगी? लेफ्ट ऑट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा ओर्टा, फिर देगी डिफरेंट आर्टरीज को, तो डिफरेंट आर्टरीज, और वो लाएंगे विभिन्न अंगों तक। हिंदी में कह देती हूँ फुफ्फुस शिरा लाएगी बाएं आलिंद से बाएं निलय और बीच में इनके द्विवेले कपाट होती है। फिर वो लाएगी महाधमनी के पास, महाधमनी उसे विभिन्न धमनियों को बांट देगी और विभिन्न धमनियां अलग अलग अंगों तक पहुंचती हैं, तो अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचा देंगे। ओके, तो ये इसका वर्किंग है। अच्छा, पूछा जाएगा आपको ये त्रिवलय और द्विवलय कपाट का कार्य क्या है? ये रक्त को, जब रक्त इन निलय में यानी कि वेंट्रिकल में आ जाएंगी तो इसको बैकवर्ड फ्लो से प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट द ब्लड टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में रक्त को बहने से रोकता है। ओके, तो वर्किंग एक बार वापस ले लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, रक्त शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा, शिराओं या वीन्स के द्वारा लिया जाएगा। महाशिरा से होते हुए कहाँ जाएगा? राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, लंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा? शुद्ध रक्त वापस कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से ऑर्टा से आर्टरी से विभिन्न अंगों को
सप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हृदय का कार्यविधि है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि मानव रक्त दोहरा परिसंचरण तंत्र, रक्त जो है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है भाई, आप मुझे बताइए। द्वि परिसंचरण तंत्र, हमारे मानव जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको द्वि रक्त परिसंचरण तंत्र या द्वि संचरण तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हृदय से रक्त 2 बार होके गुजरती है। द ब्लड passes through heart 2 times, so it is called, एक बार डीऑक्सीजनेटेड एक बार ऑक्सीजनेटेड, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन में ब्लड क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही। आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट के आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, हार्ट की वर्किंग, आप ये सब चीज़ें के लिए इतना ही। और इसको चित्र के साथ मिला के पढ़िएगा, जिससे बड़ा ही आसानी हो जाएगी और आप आराम से याद कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।